दोस्तों एक फिल्म है द डिक्टेटर जो साल 2012 में आई थी। उसका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक डिक्टेटर 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा ले रहा है। और खास बात यह है कि दौड़ की शुरुआत का ऐलान करने पर जो पिस्तौल चलाई जाती है वो पिस्तौल उसी डिक्टेटर के पास है। वो खुद ही दौड़ शुरू कर देने के बाद फायर करता है और उसके बाद एक एक करके दूसरे कॉम्पिटिटर्स को गोली मारता हुआ भागता है। एक एक करके उसके सारे कॉम्पिटिटर गिर जाते हैं और इस तरह से वो अकेला बचता है उस रेस में दौड़ने वाला। दौड़ के अंतिम बिंदु पर जहां दौड़ खत्म होती है, फीता लेकर खड़े लोग फीता खुद उसकी तरफ लेके आगे आ जाते हैं और वो डिक्टेटर उस फीते को पार कर लेता है और दौड़ जीत जाता है। ठीक इसी प्रकार से तानाशाह अल्लादीन खुद ही एक रेस का आयोजन करता है और खुद ही रेस जीतकर ओलंपिक में 14 पदक जीत लेता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस फिल्म दौड़ के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। आइए बताता हूं। दोस्तों भारत में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर द डिक्टेटर फिल्म का ये वीडियो वायरल हो गया। लोग इस वीडियो को डालकर लिख रहे हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और ऐसा कहने की भी एक बड़ी वजह है। क्या वजह है, देखिए इस वीडियो को पूरी आखिर तक, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों भारत को फॉर्मली तानाशाह नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ राजनेता ऐसा महसूस करने पर मजबूर कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद देश की राजनीति में आज तक नहीं हुआ था। चुनाव से पहले जो कुछ भी देश में हो रहा है वो सब कुछ द डिक्टेटर फिल्म की उस दौड़ से मिलता जुलता है जिसमें तानाशाह खुद ही दौड़ का आयोजन करता है और दूसरे प्रतिभागियों को गोली मारकर खुद ही दौड़ जीत लेता है और आत्म संतुष्टि के लिए गोल्ड मेडल पहन लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव की दौड़ शुरू होने का ऐलान करने से पहले अलग अलग विभागों के सरकारी खर्चे से अपना पूरा प्रचार बड़े पैमाने पर कर चुकी है और इस तरह से सरकार चलाने वाली पार्टी ने दौड़ शुरू करने से पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया था, जबकि विपक्षी दल चुनाव की घोषणा होने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने चुनाव की घोषणा के ठीक पहले पूरी चुनाव प्रणाली की देखरेख करने वाले चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन का नियम ही बदल देने की कोशिश की, जहां चयन समिति में पहले प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश भी साथ में मिलकर चुनाव आयोग के सदस्यों का चुनाव करते थे। अब सरकार ने नियम बदलकर मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से हटा दिया और उनकी जगह सरकार के ही एक मंत्री को रख लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सरकार का मत ही चुनाव आयोग के चयन में सर्वोपरि होगा। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी खेल में भाग लेने वाली कई टीमों में से सिर्फ एक टीम का कप्तान ही अंपायर को नियुक्त करे। क्या ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में कुछ कहने को बच जाता है? जी हाँ, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए और सोचिए कि क्या किसी के चुने हुए व्यक्ति की इतनी हिम्मत होगी कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसके अलावा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के करीब एक महीने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को पहले ही जेल में डाला जा चुका है। यहाँ सवाल किसी के अपराधी होने या ना होने का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ऐसा किया गया। अगर ये अपराधी थे तो इनको इलेक्शन होने के बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसा तो नहीं था कि ये प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहे थे। जब एक सीटिंग मुख्यमंत्री, एक सीटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इलेक्शन के बाद भी तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तब भी वो मुख्यमंत्री ही रहता। ऐसा तो नहीं है वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाता। अभी इलेक्शन के टाइम पर ही ऐसा क्यों, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? दोस्तों अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के 3 और नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह पहले से ही जेल में थे। हालांकि संजय सिंह को हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमानत दे दी है। अब यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस जज ने संजय सिंह की जमानत की अर्जी नामंजूर की थी, उन्हीं जज साहब ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज बताने के लिए उन्होंने उन्हीं तर्कों को दोहराया है जिन्हें ठुकराकर सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री और एक महत्वपूर्ण राजनेता होने के बावजूद उन्हें रियायत देने से इनकार कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्हीं जज साहब ने एक दूसरे राजनेता दिलीप रे की सजा को यह कहकर स्थगित कर दिया कि वो एक महत्वपूर्ण राजनेता है और उन्हें चुनाव लड़ना है। एक बात और, दिलीप रे को सजा हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल जिस मामले में जेल में है उस मामले की अभी जांच भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में
आम जनता कयास लगा रही है कि दिलीप रे भाजपा से चुनाव लड़ेंगे या उनका समर्थन करेगी भाजपा। जज साहब के इस खुले पक्षपात को लेकर लोग आवाज उठा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन गिरफ्तारियों से विपक्ष के चुनाव अभियान पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग सरकारी जांच एजेंसियां विपक्षी दलों के दूसरे नेताओं को अलग अलग मामलों में नोटिस भेज रही हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एक बड़े विपक्षी नेता लालू यादव को लगभग 25 साल पुराने एक मामले में मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी का वारंट भेजा गया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की ये जांच एजेंसियां किसी न किसी तरह विपक्षी नेताओं को उलझाकर रखना चाहती हैं, जिससे वो चुनाव अभियान पर पूरा ध्यान और अपना पूरा जोर ना लगा सकें। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने लगभग 1800 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने का नोटिस भी भेजा है। उसके पहले बिना किसी नोटिस के सरकार ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए और सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार ने ये ठीक इस समय पर इसलिए किया है ताकि पैसे के अभाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार ही ना कर सके, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके अलावा हर रोज किसी न किसी विपक्षी दल के नेता की भाजपा में शामिल होने की खबर आती रहती है। अब ये राज सबके सामने खुल चुका है कि ये सब सरकारी जांच एजेंसियों के डर से अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने हाल ही में पार्टी छोड़ दी है। उन पर पिछले दिनों ईडी का छापा पड़ चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चौहान और पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को खुद प्रधानमंत्री ने जेल भेजने की धमकी दी थी। नतीजा, आज दोनों भाजपा में हैं और एक बेहद ईमानदार और बेदाग छवि के नेता बने हुए हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने भाजपा में शामिल होने वाले ऐसे 25 विपक्षी दलों के नेताओं के रिकॉर्ड की जांच करके खुलासा किया है कि भाजपा में शामिल होने के बाद उनमें से 23 के खिलाफ जांच बंद कर दी गई है। इसी तरह विपक्षी दलों को खोखला किया जा रहा है। इससे जनता में यह भ्रम भी फैलता है कि विपक्षी दलों में हार की आशंका से अफरा तफरी मची है और वो कुछ नहीं संभाल सकते। अगर इस समय बड़े मीडिया की भूमिका को देखें तो वो खुलेआम एक पार्टी विशेष का प्रचार करते दिख रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद मीडिया मंच ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री और सरकार के दूसरे मंत्रियों को अपना प्रचार करने का पूरा मौका मिल रहा है, यानी क्रॉस क्वेश्चनिंग जीरो हो रही है। मीडिया जनता के दिमाग में यह डालने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष कमजोर है, प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता बने हुए हैं और उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है और ना ही भविष्य में कोई विकल्प पैदा हो सकता है। इसके अलावा इस बड़े मीडिया के समांतर जो मीडिया है उसे किसी न किसी बहाने से बंद करने की कोशिश की जा रही है और कई फेमस क्रिटिक और सरकार की आलोचना करने वाले यूट्यूब चैनलों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं या फिर उनको बिल्कुल ही बंद करा दिया जा रहा है, जिसके कारण जनता के पास सरकार के अलावा और किसी दूसरे दल का मत पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही प्रधानमंत्री समेत भाजपा के प्रचारकों ने मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर बांटना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के एक एक पन्ने पर मुस्लिम लीग की छाप है। इतने से जब उनका मन नहीं भरा तो सारे विपक्षी दलों को राम विरोधी बतलाकर जनता को उन्हें सबक सिखाने के लिए कह रहे हैं। वो खुलेआम चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या उनका नियुक्त किया हुआ चुनाव आयोग उन पर कोई पाबंदी लगा पाएगा? देश के अंदर चल रही इस उठापटक को बाहर के देश देख रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रतिनिधि ने यह बयान देना जरूरी समझा है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत में सबके नागरिक और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सारे लोग चुनाव में स्वतंत्र तरीके से भाग ले सकेंगे। क्या उनकी ये चिंता बेवजह है? दोस्तों, भारत में जनतंत्र के भविष्य के लिहाज से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में ये तो बिल्कुल साफ है कि भारत की सारी संवैधानिक संस्थाएं इस समय ये तय कर चुकी हैं कि वो बीजेपी की तरफ से ही लड़ेंगी और मीडिया ने उनके प्रचारक का रोल पहले से संभाल ही रखा है। विपक्षी दलों के हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। ऐसी हालत में उम्मीद सिर्फ जनता से है कि वो इस पूरे माहौल को देखे, समझे और अपने वोट की ताकत दिखाए, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। नमस्कार।